हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ राइटके.इन। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि हाउसिंग लोन से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बैंक अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस को फॉलो करती है। अगर आपको कोई हाउसिंग लोन चल रहा होता है या फिर अगर अपनी हाउसिंग लोन के लिए प्लान कर रहे होते हो, आपका लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, और या फिर अगर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो कि आप जिस बैंक में लोन चला रहे हो उसकी कैलकुलेशन कैसी है, आपको लोन को टेक ओवर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए दूसरी बैंक के अंदर में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी नेशनलाइज बैंक के अंदर में लोन को टेक ओवर करवाते, कोई एमएनसी बैंक या फिर एनबीएफसी से, तो आपकी कितनी सेविंग्स हो सकती है। ये सेविंग्स कोई 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख रुपए की नहीं रहेगी। ये सेविंग्स कम से कम हमारी 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक की रहती है, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट। और काफ़ी केसेस के अंदर में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की भी सेविंग्स जाती है। साथ ही साथ में मैं इस वीडियो में आपको एक मैक्स गेन, जिसको हम होम सेवर अकाउंट प्रोडक्ट कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी कम से कम 1 साल की ईएमआई बचा सकते हो, जस्ट अपने सरप्लस फंड को अपने सेविंग अकाउंट में रख करके। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में और जानते हैं कि कैसे बैंक कैलकुलेशन फॉलो करती है। मैं आपको पूरी कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, 15 मिनट से 20 मिनट की वीडियो जा सकती है, बट आप इसको वन टाइम देख लोगे तो जो आपका टर्म लोन चलने वाला अगले 20 से 25 साल, 30 साल के लिए, आप उसमें काफ़ी अपनी बचत कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए जिनका लोन चल रहा है। आपकी तो बचत रहेगी, साथ ही साथ आपके काफ़ी फ्रेंड्स की बचत हो सकती है। तो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में आ चुके हैं। मैं एक केस पकड़ता हूँ जिसके अंदर में जो पर्सन है उसकी पर मंथ इनकम कितनी है, 90,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मंथली इनकम में टाइप कर देता हूँ 90,000 रुपीज़, और उसके हिसाब से जो उसका लोन है ये कुछ 50 लैक्स तक का लोन है, जो कि हम इन जनरल देखते हैं कि जो अगर 90,000, 1 लाख रुपए के आसपास पर मंथ कमा रहा होता है वो 50 लैक्स तक का ही लोन लेता है, या फिर 70 तक मैक्सिमम जाता है। उसके बियॉन्ड इसकी कैपेसिटी नहीं रहती है ज़्यादातर। तो अगर मेरी 50 लैक्स तक का अगर मैंने यहाँ पे लोन कंसीडर किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर पकड़ रहा हूँ, कोई एमएनसी बैंक से लोन उसका चल रहा है जो कि 8.25 के आसपास पे चल रहा है, तो मैं देखूंगा कि जो मेरी ईएमआई आनी चाहिए 20 ईयर्स के लोन के लिए, वो आनी चाहिए 42,603 रुपीज़ की। तो अगर 42,603 की अगर ईएमआई आ रही है, तो हम लोग को इसमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट पहली ईएमआई में कितना जा रहा है और प्रिंसिपल हमारा कितना जा रहा है। तो अगर हम फर्स्ट ईएमआई यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे कि 34,375 का हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल जो है हमारा 8,228 रुपीज़ का जा रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रिंसिपल जो हमारा काफ़ी कम है और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये किस टाइप से बैंक कैलकुलेट कर रही है। और इसमें तो क्या है कि हम लोग को शुरुआत में बैंक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, और लेटर स्टेज के अंदर में हम देखेंगे तो धीरे धीरे मेरा ब्याज कम होते जा रहा है जो कि इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल मेरा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्यों बैंक करती है, शुरुआत में प्रिंसिपल क्यों ज़्यादा नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग अभी 50 लैक्स है और धीरे धीरे वो रिड्यूस होता है, तो उसके हिसाब से हमारा, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो रहा है तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होते आता है और प्रिंसिपल हमारा वहाँ पे बढ़ते आता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। काफ़ी बारी क्लाइंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, प्रिंसिपल कम जाता है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो क्योंकि हमारा अभी आउटस्टैंडिंग 50 लैक्स का और 8.25% का ब्याज है हमारा, तो 50 लैक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे कितने 8.25% से और डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 करूँगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरा एक महीने का जो ब्याज होना चाहिए कितना आएगा, 34,375 रुपीज़ का। तो हम वही फिगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमने अगर इंटरेस्ट जो पे किया पहली ईएमआई में वो कितना जा रहा है, 34,375, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग अभी कितना है, 50 लाख का है। ठीक है, तो और क्योंकि हमने ईएमआई यहाँ पे कितनी पे करी है, 42,603 की पे करी है, तो जो हमारा ऊपर का जो अमाउंट है, जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 34,375 और 42,603 में, वो हमारा क्या जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। वो प्रिंसिपल क्या है, हमारा मूलधन है। अभी फ्रेंड्स देखो, अगर हमने लोन लिया है किसी से भी, अगर किसी बैंक से भी लिया है या फिर अगर हम कहीं मार्केट से भी लोन लेते हैं, तो हमको वो पर्सन को ब्याज भी लौटाना रहता है, साथ साथ में हम जो उससे बोरो करते हैं फंड, उसको भी हमको लौटाना पड़ता है। तो सेम केस यहाँ पे भी, अगर मैंने 50 लैक्स किसी से लिए हैं तो उसके पीछे में मेरे को 8.25% का ब्याज भी लौटाना है, साथ साथ में मेरे को 50 लैक्स भी उसको लौटाने हैं। ये वाले केस में क्या है कि वो हमारी बैंक है जिसको हमको पैसे लौटाने हैं। तो क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ पे 20 ईयर्स के टेन्योर में भरने वाले हैं 50 लैक्स को, तो वहीं पे हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग ज़्यादा शुरुआत में रहता है, इसलिए हमारा ब्याज भी ज़्यादा जाता रहता है और प्रिंसिपल हमारा कम जाता है, और हमारा आउटस्टैंडिंग ही डिसाइड करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो सिमिलरली अगर हम सेकेंड ईएमआई में जाएंगे यहाँ पे, तो सेकेंड ईएमआई के केस में हम क्या देखेंगे कि हमारा 34,318 का हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल हमारा कितना जा रहा है, यहाँ पे 8,284 रुपीज़ का जा रहा है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा हमने पहली ईएमआई के अंदर हमने प्रिंसिपल 8,228
हमने पे किया था, जो कि हमारा 50 लाख में से रिड्यूस होने के बाद आउटस्टैंडिंग हमारा बच रहा था 49,91,771। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 49,91,771 अगर मैं पे कर दूं बैंक को, जिससे मैंने 50 लाख का लोन लिया था, तो मेरा लोन वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अभी इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ सेकेंड EMI के लिए वाले मेरे आउटस्टैंडिंग को, और इसको 8.25% से, और डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको अगेन 12 करूँगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरी सेकेंड EMI के अंदर में मेरा इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 34,318 रुपीज़ का। हम वही फिगर यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। वैसे अगर मैं कहीं पे भी मिडल में भी अगर इसके उठा करके देखूँगा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अपने, तो अगर मान लो कि मेरी अगर 25वीं EMI जा चुकी है, उसके बाद मेरा आउटस्टैंडिंग अगर बचा है मेरा कितने का, ये 47,76,392 रुपीज़ का, तो मेरा ब्याज अगेन कितना लगेगा, इस पे लगने वाला है मेरा, और इनटू अगर मैं करूँगा यहाँ पे 8.25% डिवाइडेड बाय 12, तो मेरी नेक्स्ट EMI में मेरा ब्याज कितना जाना चाहिए, वो 837 रुपीज़ का। तो वही चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट EMI में जो ब्याज जा रहा होता है वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, हमारी प्रीवियसली हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है। ऐसा केस नहीं होता है बिल्कुल भी कि हम शुरुआत में ज़्यादा ब्याज भरते हैं और प्रिंसिपल हम कम भरते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग जब लोन टेक ओवर करवाते हैं दोबारा से हमको ब्याज ज़्यादा भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत बारी कस्टमर का डाउट रहता है कि अगर मैं लोन को टेक ओवर करवाऊंगा या फिर मैं लोन को ट्रांसफ़र करवाऊंगा दूसरी बैंक में, मैंने 50 लाख का लिया था, अभी मेरा 48 बच रहा है, मैंने 2 लाख रुपये मेरा प्रिंसिपल कम हुआ है और मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपये ब्याज भर दिए हैं, तो अभी मेरा जो 8 लाख वहाँ पे ब्याज भरा हुआ है, मेरे को दोबारा से अभी नई बैंक में आऊँगा तो मेरे को 8 लाख दोबारा से भरना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने पहला डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया है। इसके अंदर में मैंने ये समझा दिया है कि हमारा इंटरेस्ट जो जाना चाहिए था वो गया है। अभी वो इंटरेस्ट जो गया है, अगर आप उसको वेस्ट मानोगे, प्रॉपर्टी अगर आपकी अप्रेजल नहीं हुई, अगर आपने 8 लाख रुपये इंटरेस्ट भर दिया है, अगर प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट नहीं करी है, तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा वहाँ पे वो आपका लॉस हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप टेक ओवर करवाओगे तो वहाँ पे जो अपने इंटरेस्ट भरा है उसको दोबारा यहाँ पे भरना पड़ेगा या फिर बैंक उसको कंसिडर करने वाली है, ये सब कुछ नहीं है। मेनली आपका आउटस्टैंडिंग ही डिसाइड करेगा कि आपकी नेक्स्ट जो आगे की EMI जानी चाहिए वो किसके हिसाब से जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि बैंक्स बेसिकली टेन्योर को हमारे कम और ज़्यादा कैसे करती है। बहुत बार ये होता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवीजन होते हैं बीच में, जैसे 3 महीने 2 महीने हो जाता है। काफ़ी NBFCs के अंदर में ये होता है कि हम लोग को 1 महीने के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरुआत में दिया जाता है, बाद में बढ़ा दिया जाता है। तो अगर जब बढ़ जाता है ब्याज तो होता ही है कि उसकी वजह से हमारे साल खींच दिए जाते हैं। तो वो एग्जैक्टली कितने साल वो लोग खींच रहे हैं, किस हिसाब से खींच रहे हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आपका आउटस्टैंडिंग डिसाइड कर रहा है बेसिकली कि आपकी नेक्स्ट EMI में इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारी EMI हरदम सेम रहती है, हम लोग जितना महीने का कमा रहे हैं हम उतने के प्रोपोर्शनेट में ही भरने वाले EMI को। ऐसा हम चेंजेस तो करवाते नहीं। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, अगर मैं 42,603 की अगर मैं EMI पे कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं EMI को पे करने वाला हूँ। चेंजेस जल्दी उसमें होते नहीं है। तो होता ही है क्योंकि हमारा ब्याज बढ़ जाता है इफेक्टिव के अंदर में। अगर मान लो मेरे को 8.25 पे शुरुआत में लोन दिया गया था, वो अगर 9% पे चला जाएगा तो उसके वजह से होगा ये कि मेरा इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट मेरी EMI में बढ़ जाएगा जो आगे की आने वाली है, और मेरा प्रिंसिपल रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मेरा मूलधन जल्दी जाएगा ही नहीं, प्रिंसिपल मेरा रिड्यूस हो जा रहा है, तो उसके वजह से मेरे साल खींचा जाते हैं। तो हम वही चीज़ को यहाँ पे भी चेक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं केस कंसिडर करने वाला हूँ जिसके अंदर में वही 9% का ब्याज हो जा रहा है 8.25% से, और मैं मानता हूँ कि मैं 10 EMI भर चुका हूँ और मेरी वही 42,603 की EMI जा रही थी। तो मैं अगर देखूँगा तो मेरी 10 EMI पे कर देने के बाद में मेरा आउटस्टैंडिंग जो रहना चाहिए 49,15,124 का रहना चाहिए। तो क्योंकि ये एक्सेल शीट की थोड़ी लिमिटेशन है, हम लोग को एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा एग्जैक्टली हमारे टेन्योर का कैलकुलेट करने के लिए कि अगर हमारा 49,15,124 का अगर आउटस्टैंडिंग बच रहा है और अगर हम 42,603 रुपीज़ अगर पे कर रहे हो, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवीजन हो गया तो कितना टेन्योर होना चाहिए उसके लिए। तो चलते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ में। ये बेसिकली EMI कैलकुलेटर है जो कि दर्शन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने में भी डिज़ाइन किया है। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और 2-3 मतलब वेबसाइट्स भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ये वाले मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ कि काफ़ी हैंडी है ये, और जो भी मैं कैलकुलेशंस आपको मैं ये वीडियोज़ के अंदर में बता रहा हूँ सेम कैलकुलेशंस को आप अपने वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी जा करके चेक कर सकते हो। ये स्केड्यूल्स भी इवन वो फॉर्म करता है वो मोबाइल एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख सक रहे होंगे कि आपको एक EMI कैलकुलेटर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं। ये दर्शन टेक्नोलॉजी की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें कैलकुलेट EMI में जाने के बाद हम टेन्योर पे चलते हैं और जो हमारा आउटस्टैंडिंग 49,15,124 का उसको फीड कर देते हैं, और देन EMI जो 42,603 की जो आ रही है हम उसको डालते हैं, और देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% कर दिया गया तो हम देखेंगे हमारा टेन्योर 269 मंथ्स हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी हमने ये देखा कि हमारा अगर आउटस्टैंडिंग 49,15,000 के आसपास भी अगर बच रहा है, और जब हमारा रेट अगर बैंक इंटरनली खुद ही बढ़ा देती है, उसकी वजह से होता ही है कि हमारा टेन्योर बैंक स्ट्रेच आउट कर देती है। हमारी EMI सेम ही जाती रहती है। हमको लगता है कि भाई मेरा 42,603 की EMI थी, मैं 10 महीने मैं भर चुका हूँ, उसके हिसाब से मेरा अभी भी कुछ 230 महीने बाकी रहने चाहिए, क्योंकि लोन तो मेरा 240 महीने के लिए था। बट होता ये है कि बैंक उसको बढ़ा करके 269 मंथ्स ले जाती है 49 लाख के आउटस्टैंडिंग साथ। ऐसा भी नहीं कि इसमें 10 EMI कंसिडर बैंक कर रही है। हमको लगता रहता है 230 में क्लोज होना चाहिए, वो होता है 269 में। तो मतलब 39 EMIs बैंक बढ़ा देती है जस्ट 0.75 के डिफरेंस की वजह से। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर जब रेट रिवीजन हो भी जाता तब हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनता है। तो क्योंकि हम जब 10 EMI पे कर चुके होते हैं, हमको लगता है कि हमारी 11वीं EMI के अंदर में 33,791 का हमारा इंटरेस्ट जाना चाहिए और प्रिंसिपल हमारा 8,811 रुपीज़ जाना चाहिए। तो वैसा तो रहता नहीं है सीन यहाँ पे, क्योंकि हमारा ब्याज बढ़ा दिया गया है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार तभी भी कॉपी करके रख लेता हूँ वैल्यूज़ को। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और क्योंकि मैं 10 EMI भर चुका हूँ तो आउटस्टैंडिंग मेरा 49,15,124 का, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बारी के लिए। तो मैंने इसको भी वैल्यू को कॉपी करके रख लिया है। तो अभी मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, ये इतने ही आउटस्टैंडिंग को ले करके मैं स्केड्यूल को दोबारा से रीडिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 49 लाख को लिया, देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ वैल्यूज़ को। और क्योंकि अभी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कर दिया गया है, तो 9% मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। और अभी हमारा टेन्योर कितना है 269 मंथ्स है, तो मैं उसको भी फीड कर देता हूँ। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ईयर मिल जाएगा हमको। तो अभी मैं चेक करूँगा तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 36,863 का आ रहा है। हमको क्या लगता है कि जो हमारी EMI जानी चाहिए थी वो कितनी जानी चाहिए थी, हमारी वही 42,603 जानी चाहिए थी। और इसमें इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए था, एक तरह से जस्ट नेक्स्ट EMI में 33,791 जाना चाहिए था। क्योंकि बैंक ने ब्याज बढ़ा दिया है, आपका अभी इंटरेस्ट कितना जाएगा, उसके लिए 36,863 जाएगा। तो ये फिगर भी अगर आप चेक करोगे तो जैसा मैंने बताया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी 49,115,124 का आपका, तो उस पर 9% अप लगेगा। तो सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही फिगर्स हमको आती हुई दिखेगी। ये रहा हमारा आउटस्टैंडिंग इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12, तो यही हमको फिगर आती हुई दिख रही है 863 की। तो हमको लग रहा था कि यहाँ पे 33,791 इंटरेस्ट जाना चाहिए, बट जा रहा है यहाँ पे 36,863। तो हम कहीं ना कहीं पे फिर ज़्यादा हम 3,000 रुपये का ब्याज पे करने लग जाते हैं। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो आप वही देखेंगे कि आपका 3,070 रुपये तक का आपका ब्याज फिर ज़्यादा जा रहा है। तो इस चीज़ के वजह से आपका टेन्योर काफ़ी स्ट्रेच आउट हो जाता है। कस्टमर को लगता है मेरा जो लोन मेरा क्लोज हो जाना चाहिए, बट बैंक 39 EMIs 40 EMIs बढ़ा देती है। काफ़ी केसेस में तो कस्टमर का 8.25 पे लोन शुरुआत में जाता है, 9.45 तक ले जाती है बैंक। तो वो सब केसेस के अंदर में तो काफ़ी ज़्यादा ही EMI चली आती है। इस केस में तो जस्ट 39 EMIs का डिफरेंस देखने मिल रहा है, जो कि 3 साल के बराबर है। काफ़ी केसेस में 6-7 साल 10-10 साल तक खिंचा जाते हैं। कस्टमर का 9.75 10% के ROI पे लोन लेके जाया जाता है 8.25 के ब्याज से। तो हम देखेंगे कि अगर मैं 39 EMI ज़्यादा पे कर रहा हूँ जस्ट सेम लोन को क्लोज़ करने के लिए, तो हमको क्या समझ में आएगा कि अगर मैं 42,603 की अगर मैं EMI पे कर रहा हूँ और ये 39 EMIs मेरी अगर बढ़ा दी गई है, मेरे को लग रहा था 230 में क्लोज होना चाहिए और 269 कर दिया गया, तो मैं कम से कम 16 लाख रुपए में ज़्यादा पे करने वाला हूँ। जस्ट किस चीज़ के वजह से, बैंक के ये रेट रिवीजन के वजह से। तो हम लोग को ऐसी बैंक के साथ में लोन लेना है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने फ्लक्चुएट नहीं करते हो, या फिर जिसको RBI गवर्न करती हो। काफ़ी NBFCs अपनी मनमानी करने लग जाती है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, और कस्टमर का बढ़ाती जाती है। कस्टमर अवेयर भी नहीं रहता है, क्योंकि उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न नहीं कर रही होती है। उनके ROI जो रहते हैं वो रेपो रेट लिंक नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको RPLR पे उनके लोन चल रहे होते हैं। और सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करवाते हैं हम किसी नेशनलाइज बैंक में ट्रांसफ़र करवा करके, या फिर अगर बैंक के साथ अपनी बार्गेन भी करते हैं, तो इन दैट केस हमारा टेन्योर वैसे रीएडजस्ट हो जाता है 193 मंथ जैसे हो गया वाले केस में, अगर मैं 7% पे चाहता हूँ तो फ्रेंड्स अभी हमने ये देखा कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करती है, या फिर अगर हम लोन को अपने बैलेंस ट्रांसफ़र करवाते हैं, मतलब शिफ्ट करवाते हैं अपने लोन को दूसरी बैंक के अंदर में, तो उसके वजह से भी हम लोग को काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। जो हमारा लोन 8.25 के ब्याज में जो हमारा 230 मंथ्स में क्लोज हो जाना चाहिए था, या फिर 9% के ब्याज के हिसाब से तो 269 मंथ्स में क्लोज होना चाहिए था, वो 193 मंथ्स में ही क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग को कम से कम 77-76 CMIs का डिफरेंस देखने के लिए मिल जा रहा है, क्योंकि हमारा जो लोन 9% से 7% पे आ रहा है, तो 269 हमारा 193 में क्लोज हो रहा है।
और उधर ही अगर हमारा 8.25 वाला लोन जो 230 मंथ्स में क्लोज होना चाहिए था, वो अगर हमारा 7% पे आ रहा है, मतलब 1.25% के डिफरेंस की वजह से भी स्टिल हम लोग कम से कम 37 EMI हमारी बचा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हमारी सेविंग हो सकती है अगर हम लोन टेक ओवर्स के लिए प्लान करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली कि स्केड्यूल किस हिसाब से चेंज होता है और हमारी सेविंग्स कैसे हो रही होती है। क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग वही 4915 का है हमारी 10 EMI पे कर देने के बाद में, और अगर हम 7% पे आ चुके हैं और हमारा ये टर्म लोन का जो टेन्योर है 193 मंथ्स हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 193/12 करके। तो हम वही चीज़ चेक कर पा रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट बेसिकली कम हो जा रहा है। 28,671 का हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और 13,931 की हमारी क्या जा रही है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट जा रहा है। EMI हमारी सेम ही है, मतलब हम सेम EMI के साथ में अगर हम हमारे पूरे लोन को ट्रांसफ़र करवाएं किसी नेशनलाइज बैंक के अंदर में 8.25 के ब्याज से अगर हम 7% पे आएँ, तो हम लोग कम से कम 37 EMI बचा सकते हैं अपनी। और 37 EMI भी अगर मैं बताऊं आपको, तो वो कम से कम आपके मान करके चलिए ये 15 लाख की तो सेविंग यहाँ पे भी हम लोग को देखने के लिए मिली जा रही है। और अगर आप उनमें से हो जिनका लोन NBFC से चल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से चल रहा है, मैं NBFC के नाम नहीं बोल पाऊँगा, काफ़ी NBFC से लोन चलाने वाले पीपल लोग अवेयर नहीं है कि क्या कैलकुलेशन होती है इसके अंदर में, तब तो मैं फ्रेंड्स कहूँगा कि जल्दी ही आप लोग ट्रांसफ़र करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोग का नुकसान हो रहा है। 77 EMI कम से कम आप ज़्यादा पे करने वाले हो। हर EMI के अंदर में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक फिगर वही डाल रखी है, 9% वाली डाल रखी है कि 36,893 का आप ब्याज भर रहे थे। आप ये वीडियोस को थोड़ा बैक जा करके भी चेक कर सकते हैं उसके अंदर में कि हमारा जो ब्याज जा रहा था 9% के अंदर में 36,893 का था, 863 का था, और अभी हम ब्याज कितना देने वाले हैं कि EMI में 28 देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है, प्रिंसिपल हमारा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो और अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करके एक बार चेक कर लेंगे तो 77 इंटू अगर मैं EMI से करूँगा तो आप कम से कम 32 लाख रुपये यहाँ पे ज़्यादा पे करने वाले हो। तो मेरा यही कहना है, जितनी जल्दी लोन को ट्रांसफ़र करो उतना आपका फ़ायदा है, या फिर आप है ना खुद बैंक से बार्गेन करिए। बट अगर आपकी बैंक है तो जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करने वाली है, बैंक्स में भी ये होता है कि है ना किसी बैंक की मार्जिन ज़्यादा रहती है रेपो रेट के ऊपर, किसी बैंक की कम रहती है, तो हमको उसी बैंक के साथ जाना है जिसकी रेपो रेट के ऊपर में मार्जिन कम से कम है, क्योंकि वो आपकी मार्जिन जो है वो थ्रू आउट लोन पीरियड सेम चलने वाली है। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, रेपो रेट जो रहता है वो गवर्नमेंट की इकनॉमी पे डिपेंड करता है। अगर हमारी इकनॉमी अगर बूम कर रही होती है तो रेपो रेट बढ़ता रहता है, अगर हमारी इकनॉमी अगर डाउन जा रही होती है तो उसकी वजह से रेपो रेट हमारे रिड्यूस होते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे रेपो रेट काफ़ी हमारे रिड्यूस हो चुके हैं, तो आपकी काफ़ी इसमें भी बचत होती हुई दिखेगी आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्स गेन अकाउंट के बारे में, जिसको हम होम सेवर अकाउंट भी कहते हैं और इंटरेस्ट सेवर अकाउंट भी कहते हैं। तो इस अकाउंट में होता क्या है कि आप जो भी पैसे सेविंग अकाउंट के अंदर में रखते हैं, जो कि आपको हाउसिंग लोन के साथ में दिया जाता है, तो अगर वो पैसा मान लो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या फिर 20 लाख रुपये, अप टू द लोन अमाउंट आपकी लिमिट, जैसा कि हमारे वाले केस के अंदर में 49,15,124 की आउटस्टैंडिंग है, तो हम इतना तक भी मैक्स गेन में पैसे रख सकते हैं। तो होगा क्या उससे कि हम जितने भी पैसे उस अकाउंट के अंदर में रखेंगे उसका हमको ब्याज नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि हमारा जितना आउटस्टैंडिंग रहता है नेक्स्ट EMI में हमको उसके हिसाब से ब्याज लिया जाता है। अगर मैं मैक्स गेन अकाउंट के अंदर में अगर 2 लाख रुपये रख रहा हूँ या फिर 1.5 लाख रुपये का मैं रख रहा हूँ, अगर मेरी FD जो मैं अगर तोड़ करके रखूँगा, क्योंकि FDs का ब्याज हरदम जितना बैंक ले रही होती है उससे तो कम ही रहता है। अगर हाउसिंग लोन आज की मार्केट में अगर 7% पे बांटा जा रहा है, तो हर बैंक है ना FDs के रेट जो दे रही होगी 5.5%, 5% के आसपास दे रही है। तो हमको पता है कि हरदम बैंक ज़्यादा पे ही लैंड करती है मार्केट के अंदर में। तो अगर मैं FDs भी तोड़ करके इसमें डाल दूँ पैसों की, तो मेरी उसमें भी काफ़ी सेविंग्स होती हुई फ्रेंड्स मेरे को देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं 1 लाख रुपये रख रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये रख रहा हूँ, मैं जो अपनी सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए पैसे रखता हूँ, डेली यूज़ के लिए पैसे रखता हूँ, आज के टाइम अगर मेरा 50 लाख का लोन है, अगर मैं 90,000 रुपये हर महीने की कमा रहा हूँ, जैसे मैंने केस स्टडी की स्टार्टिंग में बोला था, सैलरीड हो करके, तो मेरे को क्या होगा इसके अंदर में कि मैं 20,000, 15,000 मेरा अकाउंट का बैलेंस कभी कभार ही आएगा, नहीं तो ऑन एन एवरेज 50-60 के तो मैं अपने डेली यूज़ के लिए रखूँगा ही। कुछ मेडिकल कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उतना मेरी सेविंग अकाउंट में रहेगा ही। तो मैं वही केस यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा अगर मान लो 50,000 तक का एवरेज बैलेंस में मेंटेन करता हूँ, और फिर ये मैं बैलेंस को लेकर के चल रहा हूँ थोड़े कुछ साल के लिए, और फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा कुछ बैलेंस में बढ़ा करके 70,000 तक लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यार मेरी अप्रेजल्स भी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना हो गया, 2 साल का पीरियड हो गया इसके अंदर में जितना मैंने स्टेज किया है, तो मेरी फिर 70,000 तक का बैलेंस जा रहा है। और मैंने जैसा बताया फ्रेंड्स, मैं FDs के भी पैसे इसमें रखने वाला हूँ। फिर मेरा 80,000 तक का अगर मैं एवरेज बैलेंस रख रहा हूँ इस अकाउंट के अंदर में,
तो उससे भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ चलो कि मैं 80,000 को मेंटेन कर रहा हूँ, फिर मेरी एफडीज करने की आती है, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूँ। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं हर पैसों को है ना इसमें ही डाल करके रख दूँ। तो आप क्या होगा कि मेरा एफडी का भी तो मेरे को ब्याज मिलने वाला था, मैं इसका इफेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि उसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग खाली यही मानते हैं कि आप जितना अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो भूल जाते हो कि होना क्या है उसका, तो उसको ही कंसिडर करोगे कि सेविंग अकाउंट में हमको 2% ही सालाना मिलता है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउसिंग लोन के अंदर में 7% की इफेक्टिव में आपको मिल रहा है। तो इससे हमको डिफरेंस क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगर आपका 80,000 रुपये का बैलेंस है तो आपका जो 193 मंथ्स के अंदर में लोन क्लोज होना चाहिए था, आपका कुछ ही 186 मंथ्स में ही लोन क्लोज हो जा रहा है यहाँ पे। जिसमें मैंने माना है कि 80,000 का ही आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, शुरुआत में 50,000 तक का रख रहे हो। और ये जो बैलेंस जो है ये आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि सेविंग अकाउंट है। तो हमारी जो यहाँ पे सेविंग देखने के लिए मिल रही है, हमारी 7 मंथ्स तक की सेविंग देखने के लिए हमको मिल जा रही है। 193 मंथ्स का हमारा जो लोन है वो अभी जो क्लोज हो रही है 186 मंथ्स में ही क्लोज हो जा रहा है यहाँ पे। तो 7 EMIs की सेविंग है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वही हमारा 298 लैक्स हम मतलब 2.98 लैक्स हम बचा सकते हैं अपने। तो फ्रेंड्स मैक्सगेन अकाउंट की ये सेविंग हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी मैंने आपको सेविंग बता दी थी। अगर हम कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए जाएंगे, अगर आपका 9% के ब्याज पे लोन चल रहा है, अगर आपको उसको लेसर पे शिफ्ट करवाओगे प्लस अगर आप मैक्सगेन के लिए भी ऑप्ट करोगे, स्टिल फ्रेंड्स आप काफ़ी बचा सकते हो। काफ़ी कस्टमर्स तो क्या रहते हैं, उनका मान लो कि MNC के अंदर में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर इसमें कोई नेशनलाइज बैंक में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बट मैक्सगेन भी मिल रहा है, स्टिल वो ऑप्ट कर लेते हैं उसके लिए। वो लोन टेक ओवर के चार्जेस को नहीं देखते क्योंकि जानते हैं कि अगर मेरा 20-25 हज़ार लोन टेक ओवर में अगर चार्जेस लगने भी वाले हैं, मैं स्टिल में अपने 3 लाख रुपए तक बचा पाऊंगा अपने मैक्सगेन अकाउंट के अंदर में रख करके। तो फ्रेंड्स अगर आपके 16 ईयर्स के ड्यूरेशन के अंदर में अगर आपका पैसा 10 गुना भी होकर के मिल रहा है एक तरह से आपको, जो लोन टेक ओवर में चार्जेस भी अगर आपको लग रहे हैं, तो स्टिल ये आपके लिए काफ़ी वाइज डिसीजन है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम मिल रहा है विद मैक्सगेन। मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कि हरदम नेशनलाइज बैंक के रेट लेसर ही रहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी वाइज डिसीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये ना बैंक्स की इंटरनल कैलकुलेशन जो रहती है उसमें हम काफ़ी अपने हार्ड एंड मनी को लूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी रॉन्ग बैंक के साथ में अपने लोन को रन कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे जहाँ से जा रहा होगा, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट आपका काफ़ी कम जा रहा होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपका 0.25-0.35% का भी डिफरेंस आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो डेफिनेटली आप उसको स्विच करवाइए लोन को। और इसी चीज़ के लिए राइट क्विट आपको हेल्प आउट करती है। आपको हम लोग कंपेयर करके बताएंगे 23+ बैंक्स के साथ में कि कौन सी बैंक आपके लिए सबसे मोस्ट सूटेबल रहेगी आपके प्रोफाइल के हिसाब से। हम लोग इस लाइन के अंदर पिछले 12 साल से हैं। मैं खुद पे पर्सनली 3 साल से इस सेक्टर के अंदर में हूँ और मैंने खुद काफ़ी सुपर HNI कस्टमर्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी है। और अगर आप एक जेन्युइन कंसल्टेंसी को सीख कर रहे हो जो कि आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए और डोर स्टेप सर्विस दे पाए, तो डेफिनेटली आप ऊपर दिए गए नंबर पर रजिस्टर करें। हम लोग पर मंथ काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं नेशनलाइज बैंक्स के अंदर में। हम लोग वन ऑफ द लीडिंग मार्केटर है फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे काफ़ी बिल्डर्स की प्रोमाइसिस के अंदर भी मार्केटिंग राइट्स है, जैसे लोधा के अंदर में है, पुरानीस के अंदर में। हम काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर में पहले फील्ड एक्टिविटीज़ करते हुए आए थे। तभी आप रजिस्टर करें ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर में। और अगर आप मुंबई में कोई भी जोन से हैं तो आप है ना डेफिनेटली आप है ना काफ़ी फास्टर हमसे सर्विस पाएंगे और काफ़ी आपको हमारे पॉजिटिव